स्वागत है आप सभी का हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के लेक्चर नंबर 3 में। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर नाम पद्धति यानी हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स के नाम कैसे लिखे जाएं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप, नाम पद्धति नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। तो पहले हम अपनी बात को जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी थ्योरी को बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम नामों की, उससे हमारे क्लियर होंगी सारी बातें। तो इसमें जो बेसिक्स हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा, अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएक्स यानी एल्किल हैलाइड्स की, कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में इस बात को नोट कर लेना है कि दो तरह के नामों को हम डिस्कस करेंगे, एक तो कॉमन नेम सामान्य नाम और दूसरे आईयूपीएसी नेम। दो ही तरह के नाम हम डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों में आरएक्स को किस तरह से लिखा जाता है ये बात आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो कॉमन नेम CN में लिखता हूं जहां भी, तो आप समझ जाएंगे वो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। तो कॉमन नेम आरएक्स का बच्चों लिखा जाता है एल्किल हैलाइड। ये नोट कर लें आप, एल्किल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ये कॉमन नेम हो गया इनका। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण पद्धति है, महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी में इसका नाम कैसे लिखा जाता है आरएक्स का, वो देखें। सबसे पहले आप हेलो एल्केन इस रूप में लिखा जाएगा इसको, हेलो एल्केन। तो आप देख रहे हैं जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसमें एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखा जाता है और संबंधित हैलाइड का नाम बाद में कॉमन नेम में, जबकि आईयूपीएसी में जो हैलोजन है उसका नाम पहले आ रहा है और वो जितने कार्बन की वो एल्केन है उसका नाम आगे आएगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस अब तक अपने समझ में आया है। बस केवल इतना लिखना आपको। ये हेडिंग डाल लिया आपने, नाम पद्धति नोमेनक्लेचर, और उसमें सबसे पहले आरएक्स का नाम कैसे लिखा जाता है। तो आपने लिख लिया कि कॉमन नेम तो इनका लिखा जाता है एल्किल हैलाइड और आईयूपीएसी नाम इनका लिखा जाता है हेलो एल्केन। अब इस सारी बात को एग्जांपल्स लेके हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। तो देखो शुरू में ये देखिए आप, छोटा सा एग्जांपल है CH3CH2CH2Br। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है और श्रृंखला के सिरे पर Br जुड़ा हुआ है। अब यहां पर नाम ये जो लिखा अपन ने कॉमन नेम इनका, उससे कंपेयर करते हुए चले। इसमें कह रहे हैं कि एल्काइल जो ग्रुप है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली एल्केन को कहते हैं प्रोपेन और उसका एल्किल समूह हो जाएगा प्रोपिल। तो इसमें एल्किल ग्रुप कौन सा है, प्रोपिल, और आगे Br जुड़ा हुआ है तो एल्किल की जगह अपन लिख लेंगे प्रोपिल और हैलाइड हो गया ब्रोमाइड। तो नाम हो गया प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि प्रोपिल से पहले एक प्रीफिक्स लगा हुआ है इसमें, नॉर्मल, स्मॉल n लिखा हुआ है ना, नॉर्मल। तो यहां पर मैं आपको पहले इन नामों को देखने से पहले कॉमन नेम्स में जो प्रीफिक्स काम में आते हैं फटाफट उनको मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको। कॉमन नेम्स में जो बच्चों प्रीफिक्स काम में आते हैं अपने, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है n, इसका मतलब है नॉर्मल। एक होता है आइसो, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंडरी, टर्सरी और नियो, पहले भी हमने इनको डिस्कस किया है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मल, देखो इनको किस प्रकार से बोला जाता है, इस बात को समझे आप। नॉर्मल जैसा कि यहां पे लगा हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो। अब ये प्रीफिक्स कब काम में आते हैं
ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस कर लें, तो फिर एग्जांपल्स आएंगे तो अपने बात वो साथ साथ क्लियर हो जाएगी कि इस तरह से काम में लेते हैं। चलिए, नॉर्मल हम तब काम में लेंगे जब वो अनब्रांच्ड है, कोई शाखा नहीं है और अपने सिरे के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 3 कार्बन की श्रृंखला है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें और अपने किनारे वाले सिरे वाले कार्बन द्वारा ये Br के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो सरलतम संरचना होती है किसी भी एल्काइल ग्रुप की, सिंपल सरल संरचना होती है, उसके लिए प्रीफिक्स काम में आता है नॉर्मल। कोई ब्रांच नहीं हो उसमें और श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से वो जुड़ा हुआ हो। क्लियर बात? चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आपको कंफ्यूज करता है ये, इसको समझना बच्चों बहुत जरूरी है। आइसो हम कब काम में लें, आइसो प्रीफिक्स हम कब यूज करें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उस यौगिक में एक कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक कार्बन, जैसे इस तरह की सिचुएशन है कि एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। देखिए, इस कार्बन के ऊपर एक ये मिथाइल ग्रुप हो गया, दूसरा मिथाइल ग्रुप हो गया, तो कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस सिचुएशन के लिए आप गौर से देखें उस यौगिक को, अगर उसमें इस प्रकार की सिचुएशन है कि एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो उससे पहले प्रीफिक्स काम में आएगा आइसो। क्लियर है बात? चलिए, सेकेंडरी कब काम में आता है? सेकेंडरी और टर्सरी बिल्कुल सरल है। सेकेंडरी और टर्सरी तब काम में आता है जब वो एल्काइल ग्रुप अगर अपने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर अपने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब तो उसके लिए आएगा सेकेंडरी, द्वितीयक। नाम ही द्वितीयक 2 डिग्री, सेकेंडरी उसी को तो कहा जाता है। तो अगर रिक्त संयोजकता उसके 2 डिग्री कार्बन पर है तो आएगा सेकेंडरी, और अगर वो एल्काइल ग्रुप है उसकी रिक्त संयोजकता उसके 3 डिग्री कार्बन पे उपलब्ध है, वो अपने 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है किसी अन्य समूह के साथ, तब वो उसके नाम से पहले आएगा टर्सरी। एग्जांपल्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। 2 डिग्री 3 डिग्री का अर्थ अपना पहले मीनिंग इनका समझा हुआ है। ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी होता है, ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है वो टर्सरी होता है। अच्छा, लास्ट की सिचुएशन एक प्रीफिक्स है नियो। नियो एक विशेष स्थिति के लिए आता है बच्चों। देखो, नियो में क्या होता है, इस प्रकार से अगर कोई कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से, ठीक है, 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर ये जो 4 कार्बन इसके जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर संयोजकता अगर उपलब्ध हो जाए, जैसे 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट गया तो यहां पर रिक्त संयोजकता उपलब्ध हो गई, इस ग्रुप का नाम है नियो। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, उसमें एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं और ये जो 4 कार्बन जुड़े हैं उनमें से किसी एक पर अगर संयोजकता उपलब्ध है और उसके आगे कोई ग्रुप जुड़ता है, तो इनसे पहले जो प्रीफिक्स काम में आएगा वो काम में आएगा नियो। क्लियर है बात? अभी हम एग्जांपल्स जो डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी सिचुएशन आ जाएंगी कॉमन नेम्स की, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो, सारी सिचुएशन आ जाएंगी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये दिमाग में डाल लें आप। अगर वो सरलतम संरचना है एल्काइल ग्रुप की, नॉर्मल, कोई ब्रांच नहीं है उसमें, अपने किनारे से जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल। और अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, आइसो। अगर वो एल्काइल ग्रुप अपने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। अगर वो एल्काइल ग्रुप अपने 3 डिग्री, जो एल्काइल ग्रुप है अपना, वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम से पहले टर्सरी। और अगर इस प्रकार की सिचुएशन है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है और वो जुड़े हुए चारों कार्बनों में से किसी पर अगर एक वैलेंसी उपलब्ध है तो उससे पहले काम में लेंगे नियो। क्लियर है दिमाग में सारी बात? चलिए, अब वापस आ जाते हैं, देखिए नाम को। अब इसमें जो प्रोपिल समूह, उससे पहले नॉर्मल क्यों काम में लिया? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोपिल समूह है
कोई ब्रांच नहीं है उसमें, और अपने किनारे वाले कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि देखो जब 2 से आगे कार्बन हो जाते हैं तो फिर 2 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 कार्बन होते ही नाम से ये भी पता लगना चाहिए, ठीक है, प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसका मतलब प्रोपिल समूह है और उस पे 3 में से किसी एक कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। लेकिन वो ब्रोमीन कहां जुड़ा हुआ है? वो ब्रोमीन तीनों कार्बनों में बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है या फिर किनारे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है? ये अगर हम केवल प्रोपिल ब्रोमाइड शब्द यूज करें तो उससे वो बात क्लियर नहीं होती है कि Br जुड़ा हुआ कहां है, बीच वाले कार्बन पे है या किनारे वाले। ये बात नॉर्मल जो प्रीफिक्स लगाया है उससे क्लियर हो गई। नॉर्मल लगाते ही हमें पता लग गया कि Br है वो किनारे वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, बीच वाले पर नहीं है। स्पष्ट बात। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम देखिए। आईयूपीएसी में तो आपको पता है सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, फिर उसके ऊपर नंबरिंग करते हैं। अच्छा, हैलाइड्स का जब भी नाम लिखेंगे तो हैलाइड्स में जो एक्स है, Cl, Br, I, F जो भी है हैलोजन, उसको बाकी प्रतिस्थापियों की तरह ही लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हैलोजन को प्रतिस्थापी की तरह ही आपको ट्रीट करना है आईयूपीएसी नाम में। जैसे और प्रतिस्थापी होते हैं, अल्फाबेट देखते हैं, वैसे ही हैलोजन को एक प्रतिस्थापी के रूप में लेना है। तो बेसिकली जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसमें इन हैलाइड्स का नाम एल्केन के रूप में लिखा जाता है। अब जहां भी हैलोजन उसमें जुड़ा हुआ है वो प्रतिस्थापी कहां है उसकी सिचुएशन बता देंगे, उसका नाम लिख देंगे और आगे जो मूल एल्केन है वो आ जाएगी। तो 3 कार्बन वाली एल्केन यहां पर 1 2 3 कार्बन। अब ये कार्बन श्रृंखला तो सीधी पड़ी है। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग हम कहां से करते हैं? नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं कि कार्बन चेन के ऊपर जुड़े हुए प्रतिस्थापियों को न्यूनतम मिनिमम नंबर मिले। तो मिनिमम नंबर के हिसाब से इधर से करेंगे अपन अंक 1 2 3। तो पहले पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो हमने कह दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये लीजिए, ये नाम हो गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आ जाए बच्चों। अब देखो इन दोनों में जो अंतर है वो देखिए। इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला थी, इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन इसमें जो हैलोजन है वो किनारे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ नहीं है, बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। और आइसो के लिए आपको एक स्थिति बताइए कि अगर किसी कार्बन पर 2 मेथिल, देखिए इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप है, 1 और 2, अगर कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप हैं तो उससे पहले आपको प्रीफिक्स क्या काम में लेना है? आइसो। तो है कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, साफ है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो कार्बन के ऊपर 2 मेथिल ग्रुप हैं तो इससे पहले प्रीफिक्स आ गया आइसो, यानी प्रोपिल है, 3 कार्बन है उस एल्काइल ग्रुप में, ठीक है, लेकिन उसमें एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके नाम से पहले प्रीफिक्स आ गया आइसो, इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। और आगे Cl है तो क्लोराइड होने, तो ये प्रीफिक्स होने से, केवल प्रोपिल क्लोराइड होने से सिचुएशन समझ में नहीं आती कि Cl जुड़ा हुआ कहां है तीनों कार्बनों में से। आइसो नाम लेते हमारी समझ में आ गया कि अच्छा आइसो है, इसका मतलब एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, और 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो Cl बीच वाले पे जुड़ सकता है। अगर यहां जुड़ता तो ये मिथाइल ग्रुप होता ही नहीं, CH2 ही रह जाता। तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 100% कंफर्म है कि बीच वाले कार्बन पे Cl जुड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके आईयूपीएसी नाम की। तो आईयूपीएसी में तो वही 3 कार्बन की ये श्रृंखला हो गई, और अंकन इस तरफ से करें तो इनको मिलता है 1 2 3, इस तरफ से करें तो भी 1 2 3। जहां प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसको तो अंक दोनों ही तरह से 2 ही मिल रहा है, तो कोई भी अंकन कर दो। तो दूसरे पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इनमें आपको थोड़ा सा जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में एक चीज और बता दूं कि नाम लिखते हैं तो एल्किल हैलाइड में एल्किल शब्द लिखने के बाद और फिर हैलाइड लिखते हैं, दोनों के बीच में गैप होता है, स्पेस दिया जाता है दोनों के बीच में। जैसे आइसोप्रोपिल लिख दिया, स्पेस देके क्लोराइड लिखा।
आईपीएससी का जो नाम है उसमें ऐसा नहीं होता, स्पेस नहीं होता, हेलो और एल्केन लगातार लिखे जाते हैं कंटिन्यूअस, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन लगातार लिखा हुआ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन लगातार लिखा हुआ है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये देखिए बच्चों, अब इसमें आप देख रहे हैं 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, Cl जुड़ा हुआ है। देखते ही तुरंत जो मेन बात है प्रीफिक्स की वो आपको बताई हुई है। एक ही कार्बन पे अगर 2 मेथिल समूह हैं, देख लिया आपने तुरंत इसको कि एक कार्बन पे 2 मेथिल समूह है और एक कार्बन पे 2 मेथिल समूह अगर उस एल्काइल ग्रुप में है तो हम उससे पहले कौन सा प्रीफिक्स काम में लेंगे? आइसो। बिल्कुल सही, तो आइसो। अब टोटल कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप होता है ब्यूटिल, और उससे पहले प्रीफिक्स हमें क्या लगाना है? आइसो। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम हो गया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आईपीएससी का तो अपना वही सिस्टम, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला, और श्रृंखला भी वो जिसमें प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। जिन कार्बनों पे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो कार्बन उस श्रृंखला में शामिल होने चाहिए। जैसे इसमें अगर सीधी श्रृंखला लेते हैं तो बच्चों ये हो गई 3 कार्बन की। अगर यहां से हम घुमा के ये श्रृंखला लेते हैं, ये भी 3 कार्बन की है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये वाली जो कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी से जुड़े हुए कार्बन सारे शामिल हैं। अगर इस श्रृंखला को हम सिलेक्ट करते तो ये कार्बन है, इसके ऊपर एक ही एल्किल, एक ही प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट आता, और ये सीधी कार्बन श्रृंखला चुनने से ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन चेन लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है, लेकिन कार्बन श्रृंखला लॉन्गेस्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसमें वो कार्बन इंक्लूड होने चाहिए सारे जिनमें सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। चलिए, ये श्रृंखला हो गई। अब सब्स्टिट्यूट को मिनिमम देना है तो आप समझ गए कि अपने को अंकन इस साइड से करना पड़ेगा, 1 2 3। तो बोलो कहां क्या क्या जुड़ा हुआ है? पहले पे क्लोरो, दूसरे पे मैथिल, और एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो अल्फाबेट देखनी होती है हमें। क्लोरो C से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरो पहले आएगा। तो 1 क्लोरो और दूसरे पे मैथिल है तो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं है दिमाग में? सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। कॉमन नेम में जो प्रीफिक्सेस काम में लेते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो। सेकेंडरी टर्सरी के आगे एग्जांपल्स आएंगे, वहां डिस्कस इसको कर लेंगे, और नियो वाला बताई दिया आपको। तो ये सारी बात, अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब नेक्स्ट जो बात आपको नोट करनी है वो क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट बात बच्चों आपको ये नोट करनी है, एक हैलोजन वाले, यानी हम अब बात कर लेते हैं एरिल हैलाइड्स की, है ना। तो एरिल हैलाइड्स की हम बात कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईपीएसी नाम एक ही होते हैं। यानी जो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूट है, मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो ना, बेंजीन वाले 6 कार्बन होते हैं, सभी पे एक एक हाइड्रोजन होती है। किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन हटकर कोई उसकी जगह एक प्रतिस्थापी आ गया, जैसे हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन हटकर मान लीजिए Br आ गया, ठीक है। तो ये हुए मोनो सब्स्टिट्यूट, एक ही हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह दूसरा ग्रुप है। मोनो सब्स्टिट्यूट्स में हमने देखा है कि बेंजीन के जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें कॉमन और आईयूपीएसी नाम एक ही है। वैसे के वैसे अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप बहुत सारी जगह इस बात को देखेंगे कि जो कॉमन नेम्स हैं उनको आईयूपीएसी में वैसा का वैसा काम में ले लिया गया है। बहुत ज्यादा प्रचलित है तो आईयूपीएसी ने भी बहुत सारे नामों को अपना लिया है उनको, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब इसमें आपको ये बात नोट करनी, तो ये बात नोट करने से पहले बच्चों आप क्या करेंगे, उसमें जैसे पहले अपन ने RX हेडिंग डाला था ना, ठीक वैसे ही आप हेडिंग डाल लेंगे ARX, एरिल हैलाइड्स, है ना। और वही 2 तरीके की बातें इसमें भी होंगी कि कॉमन नेम इनका जो है वो तो हो जाएगा एरिल हैलाइड,
एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड्स। और आईयूपीएससी में जो इनका नाम लिखेंगे बच्चों वो हो जाएगा हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो ये एक जगह अपन ने लिख लिया, तो बिल्कुल शॉर्ट में वो बात समरी अपने पास आ गई कि भाई ये ध्यान रखना, अपने को कॉमन नेम इस रूप में लिखना है और आईयूपीएससी में इस रूप में लिखना है। उसके बाद एक एक को देखते हैं कि जो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूट हैं बेंजीन के, एक हेलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्न है, उनमें तो कॉमन और आईयूपीएससी नाम में कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल देखें आप यहाँ, बेंजीन वाला है, एक हाइड्रोजन हटकर Br जुड़ गया, तो देखिए कॉमन और आईयूपीएससी नाम दोनों सेम है, ब्रोमोबेंजीन, दोनों सेम है, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है, न कोई समावयवी होता है मोनो सब्स्टिट्यूट का, बेंजीन वाले के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, कहीं पर भी हेलोजन जुड़ा हुआ हो उसका कोई समावयवी नहीं होगा। कोई समावयवी नहीं होगा मतलब जैसे यहां पर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसके बराबर में बच्चों एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ये देखिए, यहां बेंजीन वाले पे इस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ था, इस बेंजीन वाले में इस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कोई अंतर नहीं है, सेम है। ये बेंजीन वाले के 6 कार्बन एक जैसे, कहीं भी Br जोड़ दो से आप, वो ब्रोमोबेंजीन ही होगा। अब इस बात में एरिल हैलाइड्स में जहां मुख्य रूप से अपन डिस्कस करते हैं बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको डिस्कस हम करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि अगर इन बेंजीन डेरिवेटिव्स में डाई हेलोजन व्युत्पन्न यदि हो, तो यानी 2 हेलोजन, जैसे 2 हेलोजन जुड़े हुए ना, तो डाई हेलोजन, तो पहली लाइन बच्चों ये आ जाएगी आपकी कॉपी में कि एक हेलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईयूपीएससी नाम एक ही होते हैं, फिर ये एग्जाम्पल उसके नीचे नोट हो जाएगा। तो जो बात हमने लिखी उसका एक एग्जाम्पल हो गया, क्लियर हो गई बात। फिर उसके नीचे ये लाइन आएगी आपकी कि डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य जो पद्धति है, अगर बेंजीन वाले पे 2 हेलोजन, देखो Br 2 जुड़े हुए हैं ना, 2 अगर जुड़े हुए हैं तो वहां पर जो कॉमन सिस्टम है उसमें और जो आईयूपीएससी है उसमें अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। सामान्य प्रणाली में बच्चों इसके लिए ऑर्थो, मेटा, पैरा, पूर्व लगन प्रीफिक्स काम में आते हैं। कॉमन सिस्टम में उनके नाम से, मतलब 2 हेलोजन है तो हमें सिचुएशन बतानी पड़ेगी उनकी कि दोनों हेलोजन पास पास हैं या आमने सामने जुड़े हुए हैं या उनके बीच में एक कार्बन का गैप है, 2 है, तो कौन सी सिचुएशन पे जुड़े हुए हैं। हर सिचुएशन के लिए एक प्रीफिक्स काम में लिया जाएगा। तो वो प्रीफिक्स तीनों कौन कौन से हैं यहां पर पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को। तो जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसमें 3 तरह के प्रीफिक्स आप देख रहे हैं। वो 3 तरह के प्रीफिक्स बच्चों कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं अपन। एक तो होता है ऑर्थो, कौन सा है, ऑर्थो, स्मॉल ओ जिसका सिंबल है ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो कब काम में आता है, जब 2 जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल निकटतम कार्बन पे हो, या यूं कह सकते हैं अपन कि अगर वो 1-2 कार्बन पे है, पहले और दूसरे पे 1-2 कार्बन पे, पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो प्रीफिक्स काम में आएगा ऑर्थो। अगर वो एक कार्बन छोड़कर जुड़े हुए हैं, पहले और तीसरे पे, बीच में दूसरा कार्बन छोड़ दिया, पहले और तीसरे पे जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए एक प्रीफिक्स काम में आता है बच्चों मेटा, स्मॉल m जिसका सिंबल है। और ये कब काम में आएगा, पहले और तीसरे पे, जब दोनों प्रतिस्थापी जुड़े हुए, पहले और तीसरे पे। तीसरी सिचुएशन इसमें यह होती है बच्चों कि पहले और चौथे पे जुड़े हुए हो, तो उसके लिए काम में आता है पैरा, स्मॉल p इसका सिंबल है। और ये कब काम में आएगा, पहले और चौथे पे। इन तीनों सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है, डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आई हैं ये अपने, एक बार फिर से आप इनको देख लें कि बेंजीन वाले पर अगर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, दोनों 1-2 पे हैं तो ऑर्थो, 1-3 पे हैं तो मेटा, 1-4 पे हैं तो पैरा। ये अपने को प्रीफिक्स काम में लेने हैं। चलिए
साथ ही इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। यहां पर देखो बेंजीन वाले पे दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। अब दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो अब नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या यहां से? कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम पे। अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो एक, तो अब आपको इस तरफ से आगे बढ़े या इस तरफ से आगे बढ़े? हमें उस साइड से आगे बढ़ना है जिससे दूसरा जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पे, उसको न्यूनतम अंक मिले। अगर एक यहां लगाने के बाद इस तरफ से हम बढ़ते हैं तो 2 3 4 5 मिलता है इसको, इस तरफ से बढ़ते हैं तो 1 2 3 मिल रहा है इसको, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है। अब अगर हम एक यहां से स्टार्ट ना करके ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ यहां से स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करें तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको मिनिमम देने के लिए इधर से बढ़ना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे 2 3, तो 1 और 3 पे, अब भी 1 और 3 पे ही है। तो जो दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, कहीं से भी आप दोनों प्रतिस्थापियों में से किसी भी कार्बन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो दूसरा प्रतिस्थापी है उसको मिनिमम मिले, इस तरह से आपको नंबरिंग को आगे बढ़ाना है। अब बच्चों जो कॉमन नेम है इसका और जो आईपीएसी नाम है उनमें क्या डिफरेंस है, उस बात को देख लेते हैं। तो देखिए 1,3 पे है, 1,3 के लिए प्रीफिक्स काम में लेते हैं मेटा, तो हमने कह दिया मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो डाइब्रोमो ये बताता है कि बेंजीन पे 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं, और मेटा ये बताता है कि 1,3 पे जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति को क्लियर कर देता है। और आईपीएसी में तो सीधा सिस्टम है, उसमें तो जो भी प्रतिस्थापी हैं उनकी पोजीशन नंबर्स के माध्यम से बताई जाती है। तो 1,3 दो जगह है तो हमने कह दिया 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये फर्क है कॉमन नेम में और आईपीएसी नाम। कॉमन नेम में प्रीफिक्स काम में लेते हैं ऑर्थो मेटा पेरा, और आईपीएसी में 1 2 1 3 1 4 जो भी उनकी स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो नंबर्स के माध्यम से बताई जाती है। एक एग्जाम्पल बच्चों इसमें लिया गया जिसमें 3 हैलोजन जुड़े हुए, देखो 3 जुड़े, तो आईपीएसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 जुड़े हुए हों 4 जुड़े हुए हों, जो भी उनकी स्थिति है वो हम लिख देंगे। कार्बन नंबर 1, अब इधर से आगे बढ़े तो 3 और 5 पे, इधर से बढ़े तो 2 3 5 पे, तो एक ही बात है कि इधर से भी आगे बढ़ जाए हम, तो 135 3 ब्रोमो जुड़े हुए हैं, तो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा पेंटा, ये आपको पता है। तो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, और कॉमन नेम में इसको बच्चों कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसकी स्ट्रक्चर। देखो जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल बराबर गैप से जुड़े हुए हैं, इनके और इसके बीच में एक कार्बन खाली है, इसके और इसके बीच में कार्बन खाली है, इसके और इसके बीच में कार्बन खाली है, तो सममित है इसकी स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जांपल और दिए हुए यहां पर, इस एग्जांपल को देखें आप, ये वाला। इसमें पहले तो बात करते हैं, केवल यहां पर आईपीएसी नाम दिया है तो पहले तो आईपीएसी नाम को देख लेते हैं। इसमें तो आईपीएसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस तरह की ब्रांच लो कि सारे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो ये ब्रांच ले लेंगे हम, इससे Cl जहां जुड़ा हुआ वो कार्बन भी आ गया और मेथिल जुड़े हुए वो भी आ गए। अब अंकन इधर से करते हैं तो 1 और 2 मिलता है, इधर से करते हैं तो 1 और 2 मिलता है, और हमें मिनिमम देना है। तो मिनिमम देना है तो बच्चों अपना ये हो गया, देखो इधर से हम करेंगे तो 1 2 3, तो 2 मेथिल जुड़े हुए हैं तो 2 2 3 ये आएगा, तो 2 2 4 और 3 7 हो गया टोटल। इधर से आएंगे तो 1 2 2 और इनका टोटल होगा 5, तो ये वाला अंकन करेंगे हम तो 1 2 3। अल्फाबेट में क्लोरो पहले आता है तो 1 क्लोरो और दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हमने कह दिया 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आईपीएसी नाम में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां इसका जो कॉमन नेम है हम उसको और डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम की बच्चों हम और बात करेंगे। यहां पर कॉमन नेम में आपको बताया है कि यहां जो सिचुएशन है वो एक सिचुएशन नियो वाली मैंने बताई थी कि एक ही कार्बन पर अगर 4 अन्य
मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हों, 1 2 3 4, और उन चारों जो जुड़े हुए हैं उस कार्बन के साथ, उनमें से किसी एक का हाइड्रोजन हटकर कोई प्रतिस्थापी आ जाए। यहां पर देखो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है एक, वो हटकर Cl आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में उससे पहले प्रीफिक्स अपन काम में लेते हैं नियो। तो इससे पहले प्रीफिक्स काम में आ जाएगा नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए समूह होता है पेंटिल। कौन सा ग्रुप होता है? पेंटिल। और पेंटिल से पहले प्रीफिक्स क्या काम में आ जाएगा? नियो। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा नियो पेंटिल, और आगे हो जाएगा क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड क्यों? अब बात समझ में आ गई आपके? एक कार्बन के साथ 4 मैथिल समूह जुड़े हुए, उनमें से किसी एक के हाइड्रोजन हटकर अगर प्रतिस्थापी हो तो इस ग्रुप के लिए काम में अपन लेते हैं नियो। तो ये हो गया नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ये वाला तो एग्जाम्पल पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम है, खाली इसमें Cl था, इसमें Br है, बस कोई फर्क नहीं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के? चलिए अब बच्चों अपना जो डिस्कशन है वो होगा डाई हैलाइड्स के लिए। इतनी बात आपने नोट कर ली सारी, मिटा दूं मैं इसको। अब अपना जो डिस्कशन है वो होगा डाई हैलाइड्स के लिए। ये देखिए, तो यहां आपको लिखना है डाई हैलाइड, डाई हैलाइड्स। और डाई हैलाइड्स में बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डाई हैलाइड्स का मतलब होता है जिनमें 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। 2 हैलोजन, एक हैलोजन परमाणु होता है, मोनो हैलाइड होते हैं, 2 होते हैं तो डाई हैलाइड। अब अगर ये 2 जो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं, दोनों ही क्लोरो हैं या दोनों ही ब्रोमो हैं, तो इनकी स्थिति के आधार पर देखो 2 प्रकार की संभावनाएं यहां पर हम पढ़ेंगे। तो आप यहां पर नोट कर लेंगे डाई हैलाइड्स और नीचे लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 अपन नोट करेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। जेमिनल पूरा नाम होता है इसका, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड किसको कहते हैं? जब दोनों X परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों, एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, ये इनकी पहचान है। सेम कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो वो जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। दूसरा प्रकार इसका बच्चों है वो है विसिनल डाई हैलाइड, शॉर्ट में इसको भी अपन लिख देते हैं विस डाई हैलाइड। इनमें क्या होता है कि जो दोनों हैलोजन होते हैं वो निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े रहते हैं। दोनों, इसमें आप लिख लेना, दोनों X परमाणु निकटवर्ती, एडजेसेंट, पास पास के, बीच में गैप नहीं होना चाहिए कार्बन का। दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े रहते हैं। बस ये तो जेम डाई हैलाइड किसको कहेंगे, विसिनल डाई हैलाइड किसको कहेंगे, ये अपने क्लियर हो गई बात। ये सिचुएशन तब की है जब डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु सेम हो, है ना। अगर वो दोनों जो हैलोजन परमाणु जो कि सेम है वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं तब तो वो किस कैटेगरी में आएगा, जेम डाई हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। अगर वो दोनों पास पास वाले निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो वो विस डाई हैलाइड कहलाएगा। दोनों के एग्जांपल्स अभी आ जाएंगे। अब नाम के बारे में हम देख लेते हैं कि दोनों का नाम कैसे लिखा जाए। तो यहां ये वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन दिखाने के बाद आपको नीचे नोट करना है कि सामान्य नाम में जो कॉमन नेम होते हैं उनमें जेम डाई हैलाइड को एल्किलिडीन हैलाइड, ये नीचे ये लाइन आपको नोट करनी है इसमें कि सामान्य नाम में, कॉमन नेम में जेम डाई हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होते हैं उनमें एल्किलिडीन हैलाइड उनको लिखा जाता है। कौन सी पद्धति में, सामान्य पद्धति में, कॉमन सिस्टम में। तो कॉमन सिस्टम में बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड।
ठीक है। और अगर निकटवर्ती यानी विसिनल डाइहैलाइड है तो उनको कहा जाएगा एल्किलीन डाइहैलाइड, एल्काइलीन। ये फर्क है इसमें। एल्काइलिडीन अगर सेम पे हो, जेम डाइहैलाइड है तो एल्काइलिडीन, और अगर निकटवर्ती पे जुड़े हुए हैं दोनों हेलोजन, विस डाइहैलाइड वो है तो वो हो जाएगा एल्काइलिन डाइहैलाइड। क्लियर बात। अब नाम की ओर बढ़ते हैं, एक एक एग्जांपल दोनों का लेंगे, बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पर देखिए CH3CHCl2, यानी इस एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए और एक ही कार्बन पे दो हेलोजन होते हैं तो वो कौन सा होता है? जेम डाइहैलाइड। और जेम डाइहैलाइड का नाम, कॉमन नेम अपन लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? एल्किलिडीन। ठीक है, तो यहां पर दो कार्बन है तो इसका नाम हो गया एथिलिडीन। ठीक है, तीन कार्बन होते हैं तो प्रोपिलिडीन, इस प्रकार से। तो ये इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है। दो शब्द लिख लेंगे आप, जेम डाइहैलाइड के आगे इसका कॉमन नाम लिख लेंगे एल्काइलिडीन, और विसिनल डाइहैलाइड में आप लिख लेंगे एल्काइलिन। तो एक ही कार्बन को जुड़े हैं, जेम डाइहैलाइड है तो नाम हो गया एथिलिडीन। एथिलिडीन क्यों हुआ? क्योंकि ये जेम डाइहैलाइड। आईपीएससी में तो ऐसा कुछ है नहीं, उसमें तो कितने भी प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों उनकी स्थिति बताते हैं। जैसे एक ही कार्बन पे दोनों हैं तो जिस कार्बन पे है उसको अपन नंबरिंग करेंगे तो अंक देंगे 1, तो नाम हो गया 1,1, क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है बात? चलिए अब ये देखिए, इसमें पास पास वाले दोनों कार्बनों पे हेलोजन जुड़े हुए, सेम हेलोजन है, दोनों Cl है, पास पास वाले, और निकटवर्ती कार्बनों पे जुड़े हुए होते हैं तो वो विस डाइहैलाइड कहलाता है, और उसका नाम एल्काइलीन, तो नाम हो गया एथिलीन। तो नाम लिखने के तरीके में देखो, दो कार्बन वाले दोनों एग्जाम्पल लिए अपन ने, ये एथिलीडीन जेम डाइहैलाइड है इसलिए, और ये एथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि ये क्या है? विसिनल डाइहैलाइड है, जिसमें दोनों के दोनों जो हेलोजन है वो निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हुए हैं। और आईपीएससी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें 1,2 कह दो या चाहे 1,2 इस तरह से कर दो, एक ही बात है, 1,2 पे आने दोनों, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन। अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन जरूर है कि जब जेम डाइहैलाइड को अपन कहते हैं एल्काइलिडीन और विसिनल डाइहैलाइड को अपन कहते हैं एल्काइलीन, इसका एक अपवाद जरूर है। अगर उसमें कार्बन एक ही है, जैसे ये एग्जांपल जो अपन टेबल अभी डिस्कस करेंगे इसमें आ जाएगा, वो एक ही कार्बन अगर है और उसी पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो कैटेगरी तो उसकी जेम डाइहैलाइड हो गई, क्योंकि एक कार्बन पे दो हेलोजन है, लेकिन उसके नाम में उसको मेथिलिडीन न कह करके उसको अपन मेथिलीन ही कहेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब नॉर्मल तरीके से चलता जाएगा। तो ये बात हो गई डाइहैलाइडों के नाम की। अब इसके बाद आगे बढ़ जाए अपन, यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं, उनके आईपीएससी नाम है और कॉमन नेम है, उनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन सारी बात जो अब तक हमने पढ़ा है वो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा अपना। बढ़ जाए आगे, चलो ये अपनी टेबल है बच्चों, इसको एक एक। तो ये देखिए अपना पहला एग्जाम्पल। एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि हेलोजन, जैसे यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना Cl, तो वो जिस कार्बन से आगे लिखा हुआ है उस कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा। वैसे भी आप हाइड्रोजन से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसमें एक संयोजकता की कमी चल रही है, इसका मतलब ये Cl इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। आपको सीधा ध्यान में रखना, जिस कार्बन से आगे, यानी हेलोजन जहां लिखा हुआ अपने से पिछले कार्बन पे वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो प्रीफिक्स बच्चों काम में आया है सेकेंडरी, इसको हमें अच्छे से समझना है कि सेकेंडरी का यहां पर क्या मतलब है, क्यों आया। बहुत सरल है, मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं इसकी। देखिए स्ट्रक्चर हमने बना ली, CH3 CH2 और इस वाले CH पे Cl जुड़ा हुआ, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारा जो Cl है, जो प्रतिस्थापी है, वो कहां जुड़ा हुआ, वो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ, और ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है। क्यों है वो 2 डिग्री कार्बन? क्योंकि ये कार्बन देखिए दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा प्रतिस्थापी 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो उसके नाम से पहले प्रीफिक्स क्या आ गया? सेकेंडरी आ गया, द्वितीयक आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसी प्रकार से बच्चों
टर्सरी, सेकेंडरी के साथ नियो को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टर्सरी वाली बात को और देख लेते हैं इसके साथ ही। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको मैं डिटेल में लिख रहा हूं, CH3 होल थ्राइस, इसका मतलब इस कार्बन पे 3 मेथिल ग्रुप हैं, तो ये कार्बन हो गया, इसके ये 3 मेथिल ग्रुप हो गए, ठीक है, और यहां पर हो गया कार्बन, और ये वाला आगे हो गया बी, हाँ सॉरी इसी के ऊपर जुड़े हुए हैं ये, आगे यहां जुड़ गया Br, ये वाली स्ट्रक्चर CH3 होल थ्राइस, होल थ्राइस तो 3 मेथिल ग्रुप बना दिया अपने, 1 2 3 इस कार्बन पे जुड़े, ये वाला कार्बन हो गया, आगे इसमें Br जुड़ा, क्लियर है बात। अब इसके पहली बात तो कौन सा एल्किल ग्रुप है, तो इसमें 1 2 3 4 टोटल कार्बन है, तो ये ग्रुप हो गया ब्यूटिल। कौन सा ग्रुप हो गया ये, ब्यूटिल। अब कौन सा ब्यूटिल है, हमें यह बताना है कि इसमें हेलोजन कहां जुड़ा हुआ है, पोजीशन क्या है उसकी, उसको बताने के लिए बच्चों इसमें प्रीफिक्स काम में लिया है टर्सरी। क्यों, क्योंकि देखिए जहां Br जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन है 3 डिग्री। कैसे है वो 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि देखिए ये कार्बन 1 2 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो उसके नाम से पहले प्रीफिक्स काम में लेंगे टर्सरी, और आईपीएससी में तो सीधा स्थिति के आधार पे होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी कार्बन की जो चेन है वो सिलेक्ट कर लें आप। जैसे कार्बन की चेन अपन 3 कार्बन की हो गई, ये ले लो चाहे इस तरह से ले लो, है ना, कार्बन की चेन अपनी ये हो गई, ये वाली कार्बन चेन हो गई, तो इसमें दूसरे ही कार्बन पे ब्रोमो है, दूसरे ही कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब नियो वाली बात को और समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर यहां पर लिखी हुई है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसको देखना आप। CH3 यहां होल थ्राइस है, इसमें इस स्ट्रक्चर को यहां मैं बना रहा हूं, देखो CH3 होल थ्राइस है, तो इस कार्बन पे 3 CH3 जोड़ दिए अपन ने, ठीक है, और आगे ये हो गया CH2, आगे हो गया Br। अब वो जो नियो वाला हमने डिस्कस किया था, आपके ध्यान में है ना, एक ही कार्बन से अगर 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और चारों मेथिल ग्रुप में से किसी एक मेथिल ग्रुप का हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह अगर कोई प्रतिस्थापी आ गया जिसमें इस मेथिल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटकर Br आ गया, तो ऐसी सिचुएशन के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, नियो। क्या प्रीफिक्स होगा, नियो। टोटल कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 है, तो पेंटिल, और पेंटिल से पहले अपन ने लगा दिया नियो, तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड। अब इसका जो आईपीएससी नाम है, आईपीएससी में वो सीधी अंकन करते हैं अपन, स्थितियां बताते हैं, ये अपनी कार्बन चेन हो गई, ये अपनी कार्बन चेन हो गई। अब इधर से करेंगे अंकन तो न्यूनतम मिलेगा 1 2 3, तो पहले पे ब्रोमो है, दूसरे पे 2 मेथिल समूह है, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वाइनिल समूह, ये सारी बातें हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां एक अतिरिक्त संयोजकता होती है, इस ग्रुप का नाम होता है वाइनिल ग्रुप, और उसके आगे कोई भी Cl जुड़ा हुआ है तो वाइनिल क्लोराइड, Br जुड़ा हुआ तो वाइनिल ब्रोमाइड, तो वही वाली बात है यहां पर, ठीक है। आईपीएससी में क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, तो नाम हो गया हेलो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो हेलो एल्कीन हो गया, तो क्लोरो एथीन। इसी प्रकार से एलिल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, तो ये वाला हो गया एलिल क्लोराइड, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पर कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां रिक्त संयोजकता होती है, इस ग्रुप का नाम बच्चों होता है एलिल ग्रुप, तो एलिल में आगे Br जुड़ा हुआ है, एलिल ब्रोमाइड। बाकी आईपीएससी का तो वही तरीका है। अब अपना फंक्शनल ग्रुप हो गया यहां पर, तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है अपने को, तो 1 2 3 ये अपनी नंबरिंग हो गई। तीसरे कार्बन पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो प्रोपिन। क्लियर बात। चलिए अब यहां पर जो बेंजीन के व्युत्पन्न हैं वो आ गए यहां पर, तो आप देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर, तो इसका आईपीएससी नाम देखो, Cl जुड़ा हुआ नहीं हो, बेंजीन वलय पर, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, अपने लिए कोई नई बात नहीं है। ये बेंजीन वलय के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हुआ हो बच्चों, तो इसका नाम क्या होता है, टोलुइन। क्या कहा जाता है इसको, टोलुइन।
तो टोलुइन तो ये इतनी है ही, ये इतनी क्या है, ये टोलुइन हो गई अपनी। ठीक है, अब इसमें क्योंकि कॉमन नेम में तो ऑर्थो मेटा पैरा काम में लेते हैं, तो टोलुइन वाला जो मेथिल है उसकी 1-2 पोजीशन के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, यानी मेथिल और Cl दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हो गए, तो नाम आ गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और आईपीएससी में तो स्थिति बताते हैं बेंजीन पे कौन कहां जुड़ा हुआ है, 1 पे क्लोर। अच्छा, सेम समूह होते हैं तब तो अंकन हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो यहां पर एक Cl है एक मेथिल है, तो अल्फाबेट देखनी पड़ेगी आपको। अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले वाला अंक दो आप। तो अपन आईपीएससी का नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। स्पष्ट बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यही बात सेम इसमें है, ये भी एरोमेटिक का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल CH2Cl2 मैंने बताया था कि वैसे तो ये जेम डाइहैलाइड कहा था ना मैंने कि ये एक एक्सेप्शन है ना। वैसे जेम डाइहैलाइडों के लिए हम एल्किलिडीन लिखते हैं, तो उस हिसाब से इसका नाम मेथिलिडीन होना चाहिए था, लेकिन 1 कार्बन वाला है उसके लिए हम मेथिलीन क्लोराइड ही लिखते हैं। ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान, आईपीएससी में कोई दिक्कत ही नहीं है। डाइक्लोरो, अब क्योंकि कार्बन एक ही है तो स्थिति बताने की, पोजीशन बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा डाइक्लोरोमेथेन हो गया। 3 है तो ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, 4 होंगे तो टेट्राक्लोरो हो जाएगा। अब यहां पर ये जो दोनों हैं कॉमन नेम में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन होते हैं तो उनके लिए कॉमन नेम में बच्चों लिखा जाता है हेलोफॉर्म। क्या लिखा जाता है इनके लिए, हेलोफॉर्म। अब अगर तीनों हेलोजन Cl हैं तो वो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, अगर तीनों Br हैं तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, अगर वो तीनों आयोडीन हैं तो वो आयोडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेलोफॉर्म इनका कॉमन वर्ड है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अपने हो गए, तो सभी तरह के एक एक एग्जाम्पल इसमें अपने डिस्कस कर लिए। तो मैं समझता हूं आपके दिमाग में हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर से संबंधित बहुत सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। और अब बच्चों आगे केवल अपने को क्या करना है, एक ये आपको और बताना है कि अगर रेखा आबंधन सूत्र बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ हो तो उसका एक नाम और डिस्कस कर लेंगे हम। वही नाम है, खाली दिखाने का तरीका अलग है बस, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर लेता हूं और बाकी आपको सारे ये करने हैं। जैसे इसको डिस्कस करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है इसमें आपको पता है कि जिगजैग लाइन के द्वारा कार्बन चेन को दिखाया जाता है। तो इसमें यहां से अपन देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5 सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई है अपने। ठीक है, अब इसमें नंबर 2 पे बात आती है नंबरिंग। तो नंबरिंग हमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हुए आपको नंबरिंग करनी है। इधर से अगर अपन करते हैं तो 1 2 3 मिलेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इधर से करें तो 1 2 पे ही आ गया, तो ये अंकन सही होगा अपना 1 2 3 4 और 5। तो रेखा आबंधन सूत्र में जहां जहां ये कोना है वहां पर एक कार्बन अंडरस्टूड माना जाता है कि वहां क्या होता है, एक कार्बन होता है, जिगजैग लाइन के रूप में इसमें दिखाया जाता है। और हर एक कोने के ऊपर एक कार्बन अंडरस्टूड है। जैसे यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां कार्बन है, और अगर इस कार्बन से कोई समूह जुड़ा हुआ है जैसे Cl लिख दिया यहां पर, इसका मतलब इस कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है। क्लियर बात, 11th क्लास में हमने डिस्कस किया है इसको। चलिए अब 5 कार्बन की ये श्रृंखला हो गई। अब इसमें प्रतिस्थापी अगर देखें तो एक तो Br जुड़ा हुआ है चौथे पे, तीसरे पे मैथिल ग्रुप है, ये 2 प्रतिस्थापी है इसमें। तो अपन क्या कह देंगे, अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आता है तो अपन कहेंगे 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट। मूल शब्द क्या है, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन की श्रृंखला है। और दूसरे पे इसमें आ गया इन, तो पेंट टू इन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, देखो सही इसका जो नाम है फटाफट वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, लिख लें इस नाम को, बोलो फटाफट क्या नाम हुआ। चौथे पे ब्रोमो है तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो
4 ब्रोमो और तीसरे पे मेथिल है तो 3 मेथिल और मूल शब्द आ गया पेंट 2 इन, ये इसका नाम हो गया। मेरे पास आगे जगह नहीं थी, आपको एक ही लाइन में लिखना पूरा 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन। इस तरह से एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, आपको इन सभी के नाम इस तरह से लिखने हैं। जो आपको यहां पर समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक बात है। चलिए अब लास्ट में हमने सीखा कि स्ट्रक्चर दी हुई है, उसका नाम हमें बताना है। अब इसका जस्ट उल्टा एक और देखते हैं अपन कि हमें नाम दिया हुआ हो और उसकी स्ट्रक्चर बनानी हो। तो उसमें एक इनमें से जो जटिल एग्जाम्पल हैं वो ले लेते हैं। जैसे मैं ये ले लूं, एक बताऊंगा, बाकी आपको करने हैं। क्लियर है बात? चलिए तो तरीका क्या रहेगा बच्चों, इसमें देखो समझो इस बात को। जैसे नाम है 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन नाम क्या है इसमें? हेप्टेन। हेप्ट शब्द आ रहा है तो ये जो लास्ट में शब्द आएगा, जैसे इसमें हेप्टेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ब्यूट है और इसमें बेंजीन है, ये मूल कार्बन श्रृंखला कौन सी है उसको बताएंगे हमें। तो हेप्टेन आ गया तो सबसे पहले आपको मूल कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है ये देखने के लिए मूल शब्द अपने को रूट वर्ड देखना है। तो हेप्टेन है, इसका मतलब बोलो कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी होगी? 7 कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की श्रृंखला बना दी हमने। अब जहां जहां जो प्रतिस्थापी जो सिचुएशन बता रखी है वहां जोड़ते जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब इसमें कह रहा है 3 आयोडो, 3 नंबर कार्बन पे आयोडो, 1 2 3, 3 पे आयोडो जोड़ दें आप, ये लो आयोडो हो गया। और 4 के ऊपर क्या जोड़ना अपने को? तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, थोड़ी सी जगह नीचे, ठीक है, आयोडो वाले को ऊपर जोड़ देता हूं मैं। 3 के ऊपर तो हो गया आयोडो, 3 आयोडो। 4 पे ब्यूटिल है, लेकिन ब्यूटिल कौन सा है? टर्सरी ब्यूटिल है। टर्सरी ब्यूटिल का मतलब जो ब्यूटिल समूह आप जोड़ेंगे वो अपने कौन से कार्बन से जुड़ना चाहिए? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ना चाहिए। हम ब्यूटिल समूह चौथे पे, चौथा कार्बन ये हो गया अपना, तो सीधा नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते इसको। अगर आपने इस तरह से जोड़ दिया तब तो ये क्या हो गया? अपने किनारे वाले कार्बन से जुड़ गया तो नॉर्मल ब्यूटिल हो गया वो। तो ये कह रहा है टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल का मतलब ब्यूटिल ग्रुप अपने 3 डिग्री पे कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ वो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये लो, इस पे 3 जोड़ देंगे हम तो ये 3 डिग्री हो गया। ये लो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटिल समूह हो गया। और ये ब्यूटिल समूह अपने कौन से कार्बन से जुड़ रहा है श्रृंखला के साथ? 3 डिग्री से। तो 3 डिग्री से जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया? तृतीयक हो गया। समझ गए बात को? तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट में क्या करना है? जिस कार्बन की जितनी संयोजकताएं कम है हाइड्रोजन लगा देना। 3, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 2 2 और 3, बस ये लो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई इसकी। ऐसे करना है आपको। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां से आप चलेंगे पेंट, ये वाली स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो 5 कार्बन की श्रृंखला बना देंगे। उसके बाद दूसरे पे Cl जोड़ देना, तीसरे पे मेथिल ग्रुप जोड़ देना और शेष संयोजकता हाइड्रोजन लगाकर पूरी कर देना। इसी प्रकार से 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट है इसमें मूल शब्द। तो बच्चों हमने 4 कार्बन की श्रृंखला बना ली, ये लो। अब इसमें 1,4 पहले और चौथे के ऊपर ब्रोमो जोड़ने, तो पहले पे आपने Br जोड़ दिया, चौथे पे आपने Br जोड़ दिया और 2 इन दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये लो डबल बॉन्ड हो गया। से संयोजकताएं जितनी भी हैं हाइड्रोजन लगाकर पूरी कर दो। इसकी जैसे 2 हो गई तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसकी 3 हो रही है 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसमें भी 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने और इसकी 2 हो रही है तो 2 जोड़ दिया। स्ट्रक्चर हो गए। ऐसे आपको ये सारी स्ट्रक्चर कंप्लीट करनी है। आप नोट्स जिस कॉपी में बना रहे हैं उनके नीचे ये जो एग्जाम्पल आते हैं, जो अभ्यास प्रश्न आपके आते हैं, उनको आपको साथ साथ हल करते जाना है। तो नोमेनक्लेचर से संबंधित ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझें,
टेक्स्ट बुक में से फिर से उनको रीडिंग करें और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है लास्ट में उनको सोल्व करें। कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप मैसेज में लिख करके वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकते हैं।